नमस्कार। साहित्य सृजन की बात तो सभी करते हैं, लेकिन क्या शब्दों को पन्नों पर उतार लेना ही साहित्य है क्या? आपका लिखा हुआ लोगों के हृदय में पहुंचना भी तो चाहिए। अब पाठकों और श्रोताओं की समस्या से भी सभी जूझ रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ डोगरी भाषा ही नहीं है जो इसके साथ जूझ रही है। सारी भाषाएं और विशेषकर क्षेत्रीय भाषाओं के साथ ऐसा हो रहा है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो लिखते हैं तो बहुत सुंदर ख्याल सुंदर शब्दों में व्यक्त करते हैं कविता और गज़ल के माध्यम से। उनके पास ना श्रोताओं की कमी है और काफ़ी हद तक पाठकों की समस्या भी नहीं है। सुशील बेगाना। सुशील सर, आपका एक्सेप्शनल स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी साहित्यिक यात्रा जो है वो क्या बचपन से ही शुरू हो गई थी? आपको बचपन में साहित्य पढ़ने का शौक़ था? देखिए, आपका प्रश्न जो बचपन से शुरू करता हूँ मैं, तो पढ़ना लिखना तो 5th या 6th के बाद ही शुरू होता है आदमी का। बिल्कुल। उससे पहले तो हम बहुत कुछ अपने एटमॉस्फेयर से ही सीख रहे होते हैं। बिल्कुल। और मेरा जन्म जिस गांव में हुआ था, मुझे लगता है वो अपने आप में ही एक साहित्यिक गांव था। साहित्यिक वातावरण तो नहीं था, लेकिन नेचर इतनी ज़्यादा वहाँ मुझे प्रभावित करती थी। वहाँ पक्षी, वहाँ के जानवर, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की सुगंध, वहाँ की बर्फ़ गिरनी, वहाँ के पेड़ पौधे, मतलब मुझे लगता था उन चीज़ों में भी मैं साहित्य ही देख रहा था। आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे कि आपका गांव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिससे आपको वो प्रेरणा मिली? मेरा गांव डिस्ट्रिक्ट राजौरी में है जी, तहसील बुद्धल में है, और उसका नाम है ओधन। ओधन, अच्छा। तो उस वक्त वहाँ पर तो जब मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 5th तक ही वहाँ पढ़ा। उसके बाद मैं जम्मू आ गया, क्योंकि वहाँ 5th के आगे स्कूल नहीं था हमारे गांव में। तो 5th तक मुझे याद है कि एक 5th में हमें एक बुक होती थी जिसमें उर्दू की बहुत सारी कविताएं होती थी। अच्छा। तो शुरू से ही मुझे कविता की तरफ, मतलब राय मुझे बड़ी पसंद आती थी। अच्छा। और मुझे ज़ुबानी याद हो जाती थी। अच्छा। तो जिस तरह एक पोइम हुआ करती थी, मोटरसाइकिल फट 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 करने वाली, मीलों का दम भरने वाली, यान बड़ी है शान बड़ी है, इस तरह की सभी ने पढ़ी हम लोग। सभी ने, मुझे लगता है उस दौर में ये कविताएं पढ़ी थी। एक गाय पे हुआ करती थी, एक गाय पे हुआ करती थी, गाय हम। तो इस तरह की कविताएं जो थी वो मुझे प्रभावित करती है। तो मुझे अभी भी याद है कि उसी दौर में एक दिन मैंने क्या किया कि बचपन में तो बहुत सारी शरारतें होती रहती हैं, तो एक तितली किसी फूल के ऊपर मैंने देखी, तो मैंने उसको किसी तरीके से पकड़ लिया। अच्छा। तितली को पकड़ने के बाद फिर शीशे का गिलास लिया, उसको नीचे रखा, उसके ऊपर उसको रख दिया। तो अब बच्चे को ये नहीं ना पता अब उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, वो जिंदा कैसे रहेगी। थोड़ी देर तक तो वो तड़पती रही। उसके बाद थोड़ी खामोश होगी। जब वो खामोश होगी तो मैंने गिलास उठा दिया। तो मैंने सोचा अब ये उड़ेगी, लेकिन वो उड़ी नहीं। उस चीज़ ने मुझे बहुत तकलीफ दी उस वक्त भी। अच्छा। तो उस दौर में मैंने एक तितली नाम से कविता लिखी थी, वो अब मुझे याद नहीं है। अच्छा। लेकिन तो वो मैं उर्दू में ही लिखी थी। शुरुआत वही थी, लेकिन शुरुआत मैं समझता हूँ वहीं से हुई थी। मुझे उस दर्द ने, जो तितली को मैंने तड़पते हुए थोड़ी देरी देखा और उसके बाद वो तितली उड़ी नहीं, उस दर्द ने ही मुझे बेगाना बना दिया। और इस तरफ भी। लेकिन वो तितली चाहे ना उड़ी हो, लेकिन जो शब्दों के माध्यम से आपने फिर परवाज़ ली है, तो परवाज़ फिर लगातार आप लेते रहे हो। परवाज़ का ये तो आप लोग हमारे चीज़ों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आप कह सकते हैं। मैं तो नहीं समझता कि मैं कोई इतना अच्छा राइटर हूँ या इतना अच्छा शायर हूँ, लेकिन मैंने अच्छे शायरों को पढ़ा ज़रूर है। उस दौर में गालिब को मैंने पढ़ा, अलामा इकबाल को मैंने पढ़ा। और अलामा इकबाल, गालिब तो गज़ल के मास्टर हैं, अलामा इकबाल भी गज़ल बहुत अच्छी कहते हैं, लेकिन वो कविता के बहुत बड़े मास्टर हैं। तो मेरे को शुरू में तो गज़ल ने ही ज़्यादा प्रभावित किया। इसलिए आपने गज़ल ज़्यादा लिखी? मैंने गज़ल पे ही ज़्यादा पढ़ा, ज़्यादा गज़ल को ही ज़्यादा ही पढ़ा, कविता की निस्बत मैंने गज़ल ज़्यादा पढ़ी। शुरुआत में जितने भी उर्दू के पुराने शायर थे उनको पढ़ता रहा मैं, आज भी पढ़ता हूँ। लेकिन उस दौर में यह था कि किताबें बड़ी कम मैसर होती थी, गाँव था वहाँ कम थी, लेकिन स्टैंडर्ड की किताबें थी। नहीं, राइटर तो कमाल के होते। तो जो हमारे सिलेबस में भी बुक्स हुआ करती थी, उनमें भी बड़ी अच्छी कविताएं, मयारी कविताएं हुआ करती थी, और जो दिल को छूती थी, हमें प्रेरित करती थी लिखने के लिए भी,
कलम उठाने के लिए भी। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे साझा जरूर करना चाहूँगा कि मेरी साहित्यिक, अगर मैं समझूं कि मेरे अंदर कोई सृजनात्मक शुरुआत हुई, वो मेरी मदर की वजह से हुई है। क्योंकि मदर मेरी संगीत को बड़ा पसंद करती थी और भजन वगैरह वो बड़े गाती, बहुत सिंपल थी वो, कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, 5th स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी, बहुत सिंपल मिजाज की थी, लेकिन भजन और रेडियो सुनना उनको बहुत पसंद था। हमारे घर में वो सबसे ज़्यादा रेडियो सुना जाता था, वो मम्मा ही सुनते थे और किचन में ही बजता था। अच्छा, साथ में काम हो रहा है, साथ में यही तो प्लस पॉइंट है। हाँ जी जी जी। टेलीविजन के सामने आपको बैठना पड़ता है, रेडियो सुन भी रहे हैं। अमीन सयानी का जो कार्यक्रम आता था वो मुझे इतना, उनका बोलने का जो स्टाइल, गीतमाला, हाँ गीतमाला, हंसी बाका, पहले बिना का फिर सी बाका, रेडियो सैलून से तो उसने भी मुझे बहुत प्रभावित किया। तब मुझे मेरे दिल में उठता था कि जैसे अमीन सयानी बोलते हैं, मैं भी कभी इस तरह से बोलूं। अब आगे बात आएगी, आप कहेंगे कि गज़ल में आप अदायगी। मैं वही पूछना चाहता था कि जैसे आपने अमीन सयानी का नाम लिया, तो अमीन सयानी एक नाम था एज अनाउंसर, उद्घोषक, लेकिन जब भी आप गज़ल कहते हैं, गज़ल बोलते हैं, वो चीज़ नज़र आती है। देखिए, बेशक आप डोगरी भाषा में बोलते, लेकिन वही स्टाइल, और आप गज़ल को जीते हैं बेसिकली, और उस तरह से जैसे आप गज़ल श्रोताओं तक पहुंचाते हैं, उसका बड़ा इम्पैक्ट रहता है। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया भी कहूँगा कि आप इतनी गहराई से, और मैं नहीं, सभी कहते हैं सर। गज़ल लिखने से भी बेहतर अगर आप गज़ल बोलना या अदायगी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और लिखना भी चाहते हैं, कैसे लिखें, तो सुशील बेगाना जी को पढ़िए, उन्हें सुनिए। देखिए, सुशील बेगाना तो कोई नाम नहीं है, शायर बहुत बड़ी बात होती है, कवि बहुत बड़ी बात होती है। आप स्वयं कवि हैं, आप इस चीज़ को समझते हैं बहुत नज़दीक से। शुरू में जो उर्दू की शायरी थी या जो मुशायरे हुआ करते थे, वो तो हम नहीं देख पाते थे, लेकिन रेडियो पे सुना करते थे। और रात के 10 बजे 11 बजे के बीच एक सर्विस हुआ करती थी, ऑल इंडिया रेडियो, उससे उर्दू में ही उर्दू सर्विस, हाँ उर्दू सर्विस होती थी। अब मुझे डे तो याद नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार वहाँ भी कवि गोष्ठी यानी मुशायरा हुआ करता। और उस मुशायरे से सुनने के बाद मुझे लगता था क्या कभी मैं भी इस तरह बोल पाऊँगा या ऐसे में कह पाऊँगा। तो छोटे छोटे टुकड़ों में मैं लिखना शुरू किया मैंने। तो शुरुआत में तो मैं समझ लो इस तरह की बातें हुआ करती थी जो मोहब्बत की, प्यार की, रूठने की। और एक चीज़ मैं आपसे साझा करूं, ये शायद आपके साथ भी हुआ हो या सभी के साथ होता हो, उस वक्त दर्द बड़ा अच्छा लगता था। गज़ल में दर्द और प्यार मोहब्बत तो ज़्यादा दुष्यंत ने बाद में चेंज किया। दर्द इसलिए अच्छा लगता था कि हमें अगर दुख नहीं भी है तो कविता में दुख बयान कर, वो एक्सपीरियंस करना ही करना है। हाँ, दुख ना भी हो, दुख को तब भी कहना है कि मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस चीज़ से बड़ी तकलीफ हुई है। तो मुझे, क्योंकि जो अच्छे राइटर होते थे उनके अंदर दर्द होना तो लाजमी है। फिर हम एग्जाम्पल भी दिया करते थे, गालिब इतना दर्द लेकर जिया है ना, और शब्दों में बयान किया। वैसा ही हम दो चीज़ें मैं मानता हूँ, शायरी भले कविता हो या गज़ल हो, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मैं तो कविता और गज़ल को ज़्यादा कोई अलग करके नहीं देखता, क्योंकि सारे रूप गीत जितना भी है सारा है तो कविता है, तो पूरा साहित्य है। पूरा जितना भी कलाम हम सुनते हैं तो उसमें एक चीज़ मैंने नोटिस शुरू से करी कि दर्द और इश्क ये बहुत ज़रूरी है। इश्क का मतलब उस वक्त हमें समझ में नहीं आता था। उस वक्त इश्क का मतलब आशिकी तक या लव तक या प्रेम तक, खुदा के रब के साथ भी इश्क बोले शाने। हाँ, अब जाके अब समझ आने लगी है कि असली इश्क का क्या मतलब है। अब जाके समझ आने लगी है जो गालिब दर्द की बात करता है, दर्द का हद से गुजर जाना, दवा हो जाने की जो बात करता है, वो क्या कहता था। तो दर्द का हद से गुजरने का मतलब है कि हम जब तक दर्द से गुजरते नहीं, दर्द जरूरी नहीं है मेरा दर्द हो, आपका दर्द है, समाज का दर्द है, अनुभव करने की बात है। हम यहाँ जीवन में और करता क्या है आपने मुझे बताइए। आप जब हम जन्म से ही छोटे छोटे अनुभव शुरू हो जाते हैं हमारे साथ होना, हमें तो नहीं लग रहा होता कि अनुभव हो रहे हैं, हम तो सीख रहे होते हैं। बिल्कुल, साइंस भी कहती है 2.5-3 साल तक बच्चा बिल्कुल खामोश रहता है, लेकिन वो खामोश नहीं है, वो ऑब्जर्व कर रहा है एक एक चीज़ को, और हमसे ज़्यादा जल्दी सीख रहा होता है। जैसे आपने खुद कहा कि मैं 5वीं कक्षा तक अपने गांव में पढ़ा, जी, तो वहाँ से ही जो बेसिक मैंने वहीं से सीखा, वही कि सृजन कैसे किया जाए। पक्षियों को देखा, वातावरण को देखा, पहाड़ों को देखा, मिट्टी की खुशबू को देखा। जी, बाद में जब आपका वोकैबुलरी आ गया, आपको लिखने की तरफ रुझान बढ़ा, तो आपने शब्दों में ढाला वही चीज़। हाँ, डरते डरते, बड़ा झिझक के साथ, क्योंकि ये बात मुझे ज़रूर दिल में रहती थी कि शायर
कह लूँ, मैं किसी को कहूँ कि नहीं मैं लिखता हूँ, मैं शायर हूँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि शायर होना बड़ी, मेरे लिए ऐसा लगता था जैसे कोई खुदा हो जाना है। मुझे लगता है कि शायर को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उसकी जो शायरी है वही बयान करती है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं। जी, और शुरुआत मैंने उर्दू से की। मेरे वहाँ जो टीचर हुआ करते थे, हमारे वहाँ हिंदी का कोई टीचर नहीं था। जी जी। उर्दू ही मैंने शुरू से पढ़ी, और उर्दू ज़बान पढ़ने का एक मुझे फ़ायदा भी हुआ और एक थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। जब मैं यहाँ आया जम्मू में तो यहाँ हिंदी थी, यहाँ हिंदी थी, उर्दू का टीचर नहीं था। जब मैं मिडिल स्कूल में दाखिल हुआ तालाब तिल्लो नवाबाद, तो एक तो गांव से आया हुआ था, झिझक बड़ी होती थी, गांव के बच्चे बड़े शर्मीले और बड़ा, हमारा गांव तो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। मैं एक बात आपको फिर भी बताता चलूँ, 45 किलोमीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ता था उस टाइम। कोई बिजली नहीं थी, कोई सिवाय रेडियो के हमारे पास और कोई साधन नहीं था। उन दिनों एक अखबार, हम दुकान करते थे मेरे पापा, तो वहाँ पे एक अखबार मुझे मिली, कश्मीर टाइम। अच्छा। उसमें एक पन्ना मिला मुझे डोगरी का। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कश्मीर टाइम्स को भी। उसने जी जी टाइम्स निकाला, फिर जम्मू प्रभात भी निकाला, तो बदकिस्मती से आज बंद है वो। उसको मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे देवनागरी पढ़ना आती थी, जी जी। लिखना नहीं आती थी, लेकिन पढ़ लेता था जोड़ जाड़ करके। तो मैंने जब उसको पढ़ा डोगरी की कविता को, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब कि मैंने सोचा कि अपनी भाषा, हमारी भाषा जो थी उस गांव में बिल्कुल प्योर डोगरी थी। अच्छा। जो मैं आज लिख रहा हूँ ये मेरे गांव की भाषा नहीं है, उस गांव में भाषा कुछ दूसरे तरीके की बोली, थोड़ी पहाड़ी टच रहा होगा, पहाड़ी टच, खालिस पहाड़ी टच। बिल्कुल। और वो मुझे आई भी नहीं, क्योंकि आप 5वीं कक्षा में तो यहाँ पे आ गए। हाँ जी हाँ जी। लेकिन उसका कारण एक और भी था, क्योंकि मेरे फोर फादर जो थे वो रियासी से थे। अच्छा। तो मेरी भाषा जो है वो गढ़ है, वो रियासी की रियासी की भाषा है। मैं जो कुछ भी सीखा बोला सब मेरी माँ का दिया हुआ मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय माँ के। तो जब मैंने वो पेपर पढ़ा तो उसमें वो कविता ने मुझे काफ़ी प्रभावित किया। तो मेरे मन में थोड़ी सी ये बात होगी, तब मैं कोई 9th पढ़ता था। अच्छा। जब छुट्टियों में घर जाते थे, दुकान पे बैठा था तो वहाँ जाके मुझे पेपर मिल गया। तो इधर तो पेपर शेपर पढ़ने का उस वक्त हमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, हम अपनी पढ़ाई में ही रहा करते थे। तो दूसरा शर्म के मारे बाहर भी नहीं निकलते थे। बस एक ही काम होता था, घर में रहना, पढ़ना, दूसरे दिन तैयार होना और स्कूल जाना बस। तो उस तरह करते 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 फिर एक बार मेरी मुलाकात हो गई यहाँ पे कल्चर अकेडमी में कुंवर विजोगी जी से। अच्छा। कोई नाटक का कार्यक्रम था अभिनव थिएटर में, तो मैं भी चला गया देखने। शौक तो था मुझे शुरू से ही फिल्में देखने का, नाटक देखने का, मुशायरे सुनने का। रजौरी में मेरे काफ़ी मुशायरे हुए, उर्दू के मुशायरों में मैं पढ़ता था जाके। अच्छा। लेकिन रजौरी हमसे कम से कम काफ़ी दूर था, बस में बैठ के जाना पड़ता था, किराया देके, तो इतने ज़्यादा नहीं हो पाता, एक्सपोजर उस लेवल का नहीं था जैसा होना चाहिए था। यहाँ जम्मू में तो पढ़ते थे तो उस वक्त उस साइड जा नहीं सकते थे। लेकिन शनिवार को हमारे स्कूल में एक फंक्शन हुआ करता था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में वो रहता है कल्चरल एक्टिविटीज़, उसमें मैं ज़रूर पढ़ता था। अच्छा। कई बार कविता पढ़ता था, कई बार कोई लेख पढ़ता था, तो कई बार कोई कॉपी मिल जाती थी, कोई पेंसिल मिल जाती है अवार्ड के तौर पर प्रिंसिपल से, तो बड़ा अच्छा फील होता था। तो उससे थोड़ा थोड़ा। लेकिन एक चीज़ राजेश्वर जी मैं आपको बताता चलूँ, स्टेज के ऊपर बोलना बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ वो तो है, इतने लोगों के सामने जब आप बोलते हैं तो सारी आंखें आप पर केंद्रित रहती हैं। टेलीविज़न तो है नहीं कि कट कर दिया, जी जी, है ना, तो मुश्किल काम है। और अपनी रचना को पढ़ना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंस्टेंट रिएक्शन वहाँ से आ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बात हो रही थी कुंवर विजोगी जी की, तो ऐसे ही बैठे थे हम देख रहे थे, तो थोड़े बीच में ब्रेक रही होगी, तो उसने, मैं थोड़ी जानता था वो कुंवर विजोगी, मैं डोगरी के किसी राइटर को नहीं तब तक आप उर्दू में ज़्यादा पढ़ा, मैं उर्दू को ही पढ़ता था, उर्दू के राइटर्स को ही जानता था। जम्मू में कौन उर्दू के राइटर हैं वो भी मुझे नहीं पता था, मतलब लाइल्मी का ये आलम था। तो इन्होंने कहा, डोगरी जी पूछा, मैं आप कहाँ से हैं? तो मैंने कहा मैं रजौरी से हूँ। क्या नाम है आपका? मैंने कहा सुशील बेगाना। बेगाना आप लिखते हैं? मैंने कहा हाँ। आप बेगाना, मैं वियोगी। ये नहीं कहा उन्होंने। फिर उन्होंने कहा आप किस भाषा में लिखते हैं? मैंने कहा मैं उर्दू में लिखता हूँ। तो कहते कोई किताब वगैरह छपी है? मैंने कहा नहीं छपी नहीं, यहाँ पे अखबारों में छपते रहते हैं, कभी कभार उधर रजौरी टाइम्स में, जम्मू की किसी पेपर में मैं नहीं छपा हूँ।
तो कहते आप ऐसा करिए, मेरा दफ्तर है यहाँ कश्मीर टाइम रेजिडेंसी रोड पे वसीम साहब के ऑफिस में थे। तो एक पेज मेरा आता है डोगरी का, तो मैं आपसे मिलना चाहूँगा, आप वहाँ आके मुझे मिलिएगा। तो आज ही मेरे साथ चलो कार्यक्रम के बाद। जैसे ही कार्यक्रम खत्म किया, उनके पास लंबी सी गाड़ी हुआ करती थी, कुंवर जोगी लंबा सा सिगरेट लगाते थे और हैट लगाते थे, मुंह में पान होता था, आंखों में सुरमा होता था। हाँ, स्टाइल उनका अपना बड़ा, मुझे उस स्टाइल ने भी मुझे प्रभावित किया। हाँ, तो फिर जब उनके ऑफिस में गए, उन्होंने जैसे आज आपने हमें नींबू का पिलाया, वैसे उन्होंने भी नींबू का पिलाया उधर हमें। तो फिर उन्होंने कहा आप जब भी नेक्स्ट टाइम आएँ तो आप अपनी कुछ रचनाएं लेकर डोगरी में लेकर। तो राजेश्वर जी, ये 9th क्लास में ही मेरा रुझान जो था उर्दू से फिर डोगरी की तरफ हुआ। और वास्तव में आपको प्रेरित जिसने किया वो कुंवर वियोगी रहे। कुंवर वियोगी जी ने मैंने एक्सपोजर दिया डोगरी की तरफ आने ना, डोगरी की बात कर, डोगरी की तरफ। हाँ, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम आया तो मैं कोई 5-7 गज़लें डोगरी में फर्स्ट टाइम मैंने लिखी। अच्छा। तो वो मैं लेके आया, तो इन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी लिखी है आपने। तो अब उस दिन था फ्राइडे, तो इन्होंने कहा कल सैटरडे है, कल आप डोगरी संस्था आना। अच्छा। तो ये बात होगी 1994 की शायद। अच्छा। या 1993 की। तो ये मुझे दूसरे दिन डोगरी संस्था ले गए। अच्छा। डोगरी संस्था जाने के बाद जब मैंने वो कविताएं वहाँ अपनी गज़लें पढ़ी, तो उन गज़लों को पढ़ने के बाद ये बात वैसे इस मंच से करनी नहीं चाहिए। नहीं, इससे क्या बात है कि बाकी सारे भी इंस्पायर्ड होते हैं जी, तो ये साझा करनी भी चाहिए बात है। तो मुझे काफ़ी प्रोत्साहन मिला। अच्छा। काफ़ी कुछ, लेकिन एक चीज़ जो वहाँ मुझे आखिरी वो ये थी कि क्रिटिसिज्म बहुत होता था उस मतलब उससे क्या होता है कि जो लिखने वाला है बेचारा वो डिमोरलाइज हो जाता है, क्योंकि आप बचपन में ही गुजर रहे थे, 9th स्टैंडर्ड में जाते तो नेचुरली और पहली बार लिख रहे हो आप, तो शुरू और होता भी क्या है, जो पहले नया राइटर होता है उसको सबसे पहले पढ़ाया जाता है, सीनियर को सबसे पढ़ाया जाता है, ये एक रस्म होती है। तो शुरू में ही मुझे पढ़ा दिया गया, मेरी टांगे पहले ही कांप रही थी, ऊपर से आधे लफ्ज़ मेरे मुंह से साफ निकल नहीं पा रहे थे। तो डर के मारे मैंने पढ़ तो लिया, एप्रिसिएशन भी मिला, लेकिन एक क्रिटिसिज्म मिला जिसने मुझे काफ़ी डिमोरलाइज किया। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि मैं जैसे वहाँ पढ़ता था उर्दू वाले मंच पर, तो वहाँ इस तरह का क्रिटिसिज्म नहीं होता था, तो वहाँ मुझे काफ़ी हौसला मिलता था। तो ये मेरा ड्रॉबैक रहा कि मैं उसके बाद डोगरी लिखना मैंने बंद कर दिया। अच्छा। मैंने उर्दू में लिखना शुरू किया। फिर कैसे लिखना शुरू किया, क्योंकि उसके बाद बहुत खूब लिख रहे हैं आप डोगरी में। उसके बाद फिर काफ़ी घरेलू कुछ समस्याएं रही मेरे साथ, तो फिर मेरी पढ़ाई छढ़ाई भी, मेरी जो ग्रेजुएशन के बाद मैंने आगे नहीं पढ़ा मैं, वो थोड़ी घरेलू समस्याएं थी। मुझे वापस फिर अपने गांव जाना पड़ा, दुकान को संभालना पड़ा पिताजी के साथ। मेरे कुछ भाई थे जो बड़े, उन सबकी डेथ हो गई थी। 4-5 भाई मेरे जो थे वो एक्सपायर हो गए। तो उन चीज़ों ने भी मतलब मेरे अंदर दर्द को जन्म दिया। और ज़िंदगी को नज़दीक से देखो, आपके घर में अगर मतलब 7 लाशें मैंने उठाकर खुद फूंकी, फिर उनकी अस्थियां उठाकर हरिद्वार लेके गया, तो ज़िंदगी और मौत का जो बीच का सफ़र है उसको आप बड़े काफ़ी नज़दीक से देख पाते, हाँ, बारीकी से देख पाते। और साहित्य के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है जो आपका तजुर्बा है। पढ़ाई तो है, पढ़ना तो चाहिए हमें दूसरे लोगों को, लेकिन जो आपका निजी तजुर्बा है, मैं वही शब्दों में बयान होता है, वही है, सब कुछ वही है, वही आकार लेता है। वो भले आप नेचर से सीख पाए हैं, भले आप माँ से सीख पाए हैं, बाप से सीख पाए हैं, दोस्तों से सीख पाए हैं, समाज से देख रहे हैं, जो अंदर से उपजता है, बेसिकली वही अंदर है क्या हमारे, जो बाहर से ग्रैब करते हैं वही बाहर अंदर, वो अंदर जाके वो फिर उसको एक किस्म का जैसे मधानी चलती है, वो चलने के बाद फिर दूसरे रूप में बाहर व्यक्त होता है। तो फिर मैं जब छोड़ दिया, तो अब बात आती है 2006 की। अच्छा। जम्मू में एक अदबी कुंज एक संस्था है, तो मैं उर्दू में लिखता था। तो मैं जम्मू जब वापस आया, मैंने फिर इधर दुकान का काम शुरू किया। अच्छा। जम्मू में वहाँ से शिफ्ट किया। तो फिर मैंने इनके साथ मुलाकात हो गई, शाम तालिब वहाँ के प्रेसिडेंट थे, तो मैंने आना जाना शुरू कर दिया संस्था में, अदबी कुंज में। तो उर्दू की रचनाएं पढ़ता था। एक बार मैंने डोगरी की रचना भी वहाँ पढ़ दी। अच्छा। पुरानी वाली। अच्छा। तो शाम तालिब जी ने कहा, आप तो डोगरी में भी बहुत अच्छा है, उर्दू में तो अच्छा लिखते ही हैं, लेकिन आपको तो डोगरी की संस्था में भी जाना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा डोगरी संस्था में। कहा क्यों? मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाता हूँ। मैंने कहा मेरा कटु अनुभव है, मेरा कड़वा अनुभव है,
उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप चलिए। तो फिर 2007 में मुझे लेके आए दोबारा डोगरी संस्था में शाम तालिब जी। तब से आपका कंटिन्यूसली वो सफ़र चल रहा है डोगरी संस्था के साथ? आप मानिए कि फिर मुझे हाथों पे उठा लिया संस्था ने। ये जो आज मैं जो कुछ भी हूँ डोगरी संस्था की बदौलत हूँ कि मैंने अपनी किताब की भूमिका में भी लिखा हूँ और मैं दिल से मानता हूँ कि यदि डोगरी संस्था नहीं होती तो शायद मैं नहीं होता, मैं होता ही नहीं। आपको पद्मश्री रामनाथ शास्त्री अवार्ड से भी नवाजा गया अपनी पहली किताब जी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि पद्मश्री प्रोफेसर रामनाथ शास्त्री जी एक ऐसा नाम है डोगरी में जिसको पितामह कहकर पुकारा जाता। तो उनका अवार्ड मेरी किताब को मिला तो मुझे उस वक्त मैंने कहा भी था कि ये अवार्ड मुझे ये नसीहत दे रहा है कि मुझे अब थोड़ा और सीरियस होना पड़ेगा अपनी लेखनी को लेकर, अपनी कविताओं को लेकर, अपनी गज़ल को लेकर। तो ज़्यादातर मैं गज़लें पढ़ता रहा इधर आके, फिर धीरे धीरे मैंने कविताएं भी पढ़नी शुरू की। तो नीलांबर देव जी ने मुझे एक दिन पूछा, कहा, क्योंकि वो भी तो सीनियर साहित्यकार थे और सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया राजेश्वर जी संस्था में, मुझे किसी ने नकारा। जो कटु अनुभव था वर्षों पुराना वो भूल भी गया मुझे भूल गया। और आज मुझे एहसास भी होता है कि मैंने वो अपने जो 14 साल खोए हैं वो मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि उस वक्त जवानी होती है ना, आदमी किसी की बात, थोड़ी कंट्रीब्यूशन आपकी डोगरी साहित्य में और भी हो जाती है। हाँ, नेचुरली होती है। और तब से अगर मैं लिख रहा होता तो आज अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन अच्छा शायद लिख पाता। आज भी आप अच्छा ही लिख रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए सर, गज़ल लिखना कितना मुश्किल काम है? क्योंकि गज़ल के साथ अब जो लोग गज़ल नहीं लिख पाते वो छंद मुक्त के साथ छंद युक्त गद्य कविता, पता नहीं कितनी किस्म की कविताएं तो अब आ गई हैं साहित्य। देखिए आज की जो आधुनिक कविता है उसमें गज़ल, क्योंकि आप हिंदी के हवाले से बात करें तो हिंदी में दुष्यंत को अगर बाहर निकाल देते हैं, दुष्यंत कुमार को, तो हिंदी में कहाँ गज़ल मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। लेकिन रीजनल भाषाओं में जैसे पंजाबी है, बंगाली है, खास करके डोगरी की आप बात करें तो इसमें तो गज़ल ने कविता से भी ज़्यादा। वेदपाल दीप एक नाम रहा है गज़ल में, गज़ल गो शायर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेदपाल दीप जी को मैंने पढ़ा भी है और मैं समझता हूँ कि उनकी शायरी को जो मुकाम मिलना चाहिए वो हम दे नहीं पाए हैं। बिल्कुल। और जिस भाषा में मधुकर जैसे कवि हो रहे हों, वेदपाल दीप जैसे गज़लकार रहे हों, तो वो भाषा कोई नॉर्मल भाषा नहीं है। और फिर मैंने खुद, ये मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है कि ये जो डोगरी भाषा है गज़ल के लिए ज़्यादा मकबूल। अच्छा। क्योंकि गज़ल को फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है और इस भाषा में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, डोगरी भाषा में पंजाबी से भी ज़्यादा है। वो आमतौर पर जो नया लिखने वाला वो थोड़ा डर जाता है कि वो वज़न, वो बहर, वो अजीब से मुश्किल से ना, डर जाता नहीं है, डराया जाता है। आप गज़ल को वही बात आ जाती है जो मेरे साथ हुई थी, आप शुरू से उसको इस लाइन में मत डालिए, उसको लिखने दीजिए, जो उसको लिखने दीजिए, उसको कहिए जो तेरे मन में आ रहा है कहो। बिल्कुल। शुरू से क्यों रोक रहे हो उसको? आप एक छोटे से पौधे को ही मोड़ना शुरू कर दोगे तो वो तो मुरझा जाएगा ना। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर थोड़ा बहुत उसको आप अपनी साइड इधर उधर कर सकते हैं। ये सारे जो गज़लें काफ़ी लिखी जा रही है जम्मू व कश्मीर में अब तो, हिंदी में विशेषकर, डोगरी में तो आप लिख ही रहे हैं और कईयों के लिए प्रेरणा स्रोत भी हैं। लेकिन डोगरी के साथ अगर हिंदी की बात भी करें तो हिंदी में जो लिखा जा रहा है या उर्दू के हवाले से जो लिखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लोग ये कहने को मजबूर हो रहे हैं, है तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा पूछ रहा हूँ आपको, कि साहित्य में चोरी भी नज़र आने लगी। देखिए ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है और आए दिन मेरी नज़रों से भी गुजरता है, आपकी नज़रों, क्योंकि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं चोरी करना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी का दौर है। आप की एक लाइन उठा के मैं इंटरनेट पे डालूं, पता चल जाता है, मुझे पता चल जाता है आपने ये कहाँ से ली। अगर तो वो आपकी है वो दिखेगी नहीं, अगर दिखेगी तो आपके नाम से ही दिखेगी, अलबत्ता नहीं दिखेगी। अगर आपकी नहीं है तो जिसकी है उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री आ जाएगी ना। आज की चोरी बहुत ज़्यादा हो रही है, ये आपकी बात सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दयानतदार लोग नहीं हैं। नहीं मैं कह रहा हूँ वो तो है ही है, वो तो है ही। लेकिन साहित्य में जो चोरी हो रही है, आप विशेषकर जो नौजवान लेखक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि ओरिजिनलिटी जो है, मौलिक जो है, वही सर्वाइव करती है अल्टीमेट? चोरी करने की मुझे नहीं लगता कि साहित्य में हमें ज़रूरत होती है। मुझे क्या पड़ा है
कि मैं ज़रूरी गज़ल लिखूं। मुझे क्या पड़ा है कि मैं ज़रूरी कविता लिखूं? हमें साहित्य की रचना अपने लिए करनी है बेसिक। मुझे कोई फोर्स थोड़ी ना कर रहा। अगर फोर्स कर रहा है तो मेरा इनर कर रहा है, मेरी अंतरात्मा कर रही है ना। उसको तो अंतरात्मा मुझे ये कह रही है कि तू चोरी करके तो यहाँ आके पढ़। बिल्कुल, क्या जरूरत है मुझे पढ़ने की? मुझे तो ये भी नहीं लगता कि मैंने जो कुछ लिखा जरूरी मैं पढ़ूँ लोगों के सामने जाकर। मुझे अपने आप में जब सेटिस्फैक्शन हो, एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको एक सेटिस्फैक्शन होती है। बिल्कुल। अब बच्चा उसका अच्छा काम करे, उसकी तारीफ हो तो माँ को तो खुशी होगी ही। बिल्कुल। लेकिन जो सेटिस्फैक्शन उसको जन्म से देने में मिली, उसमें तो कोई तारीफ की जरूरत नहीं है ना। उसके लिए उसको प्रेरित कोई नहीं ना बाहर से नहीं ना कर रहा, वो तो उसकी इनर सेल्फ ही चाहती है कि मैं माँ बनूं। तो वही हाल हमारा और आपका है। एक साहित्यकार को अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है, वो भले छोटी है, बड़ी है, सिंपल है, वही लिखना चाहिए, वही लोगों तक पहुंचाना चाहिए। धीरे धीरे दूसरे अच्छे लोगों को पढ़ना चाहिए। यहाँ एक बात भी आती है, मैं आपको बताता चलूँ कि कई बार क्या होता है, आप दूसरे लोगों को ज़्यादा पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपके दिमाग पर हावी भी हो जाती हैं। बिल्कुल। और फिर वो बहुत सारी चीज़ें, इंप्रेशन नज़र आता है उसका। हाँ, उसका इंप्रेशन भी नज़र आता है। शुरुआत में ऐसा हुआ करता था, क्योंकि गुरु शिष्य की परंपरा होती थी तो लोग मान जाते थे कि ये किसका शिष्य है, गुरु का प्रभाव उसके ऊपर रहता था। हमारे डोगरी में भी, अब नाम लेना अच्छा नहीं लगता, तो कुछ एक गुरु थे जिनके आज तक उनके शिष्यों में वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। गुरु ही नज़र आ रहा है, गुरु ही नज़र आ रहा है, शिष्य नहीं बढ़ पाया। शिष्य को शिष्य रहना ज़रूरी है, गुरु बनने की ज़रूरत नहीं है उसको। और इंडिविजुअलिटी जो है, जो आपकी ओरिजिनलिटी है, वो ही रहनी चाहिए। मैं जो हूँ, मेरा एक अंदाज़ है। बिल्कुल। शायरी में हम कुछ भी नया नहीं कह पाते हैं राजेश्वर जी, जो कुछ भी हम कहते हैं सब कहा सुना होता है। बहुत सीमित शब्द रहते हैं, उनको अपने हिसाब से आपने डालना होता है, बस वही अंदाज रह जाता है। जैसे गालिब ने कहा है ना, कहते हैं कि दुनिया में हैं सुखनबर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां। अंदाज़े बयां से मतलब यही है कि एक ही बात को आपने भी कहा, उसी बात को मैंने भी कहा, उसी बात को तीसरे ने भी कहा, लेकिन हर एक ने अपने अंदाज में कहा, अपने शब्दों में कहा। एक आम आदमी भी तो बात करता है ना, उसके मन में भाव नहीं होते हैं, उसके मन में ख्याल नहीं होते हैं। वो शायर क्यों नहीं है? बिल्कुल। वो कवि क्यों नहीं है? वो गज़लकार क्यों नहीं है? वो गीतकार क्यों? वो इसलिए नहीं है कि वो अपने विचारों को तो शब्द दे पाता है, अपनी भावनाओं को शब्द नहीं पाता। आप मानते हैं ना कि भावनाओं को शब्द नहीं दिए जा सकते। जहाँ तक हम देने की कोशिश करते हैं, उसका एक तरीका ये रहता है कि शब्दों का प्रयोग वो इस तरह से किया जाए कि कम से कम 50% 60% हमारी भावनाओं को शब्द मिल पाएँ। पूरी तरह आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपनी भावनाओं को अपने शब्दों के माध्यम से, अगर आपको कुछ याद आ पड़ रहा हो तो कुछ शेर। देखिए, डोगरी में ही मैं, हाँ, डोगरी में मैं कहूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ज़ुबानी तो नहीं है, लेकिन एक कविता के थोड़ा सा एक हिस्सा सुनाता हूँ, जो फ्लो है मेरा, जो लिखने का तरीका है मेरा। कि रियाए मनगास सुखने दे बदल ते होना लगी पे यारी तांगे दी बरखा। कि रियाए मनगास सुखने दे बदल ते होने लगी पे ये तांगे दी बरखा। भी सजरी कुलारें दी मखमल पलेटी ये सैले फिरी गए न चाएं दे दब्बड़। वो चीड़ें दे मत्थे कलोलें दी बिंदी दियारें दी बावें चवालें दे गजरे फी नैने दी खट्टें पर इरखै दी ईखी बछोने बिछी गए न रीजें दे सजरे। कोरोना लगी संज भखदी दपैरी घिरी आए ठंडी हवाएं दे मौसम। तरेलू दी फुंगें च धड़कन समेटी घुली गए न लौए च साएं दे मौसम। ये साएं दे मौसम में चाएं दे मौसम। घड़ी दो घड़ी गए कलावें च परचै भलेखें भरा मौत पैंडा मकाई है। राजेश्वर जी, चलो जीवने दी कुदै सैर करचा। क्या बात है सर। तो हम उम्मीद करेंगे कि जीवन की ये सैर लगातार जारी रहे और डोगरी भाषा को आपकी तरफ से और भी गज़लें, नज़में परोसी जाती रहें। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी गज़ल गो शायर सुशील बेगाना जी से। उन्होंने कहा कि हमें क्या ज़रूरत है किसी के साहित्य की चोरी करके अपने आप को प्रसिद्ध नहीं बदनाम करवाने की। जो आपके अंदर में उपजता है उसको शब्दों का आकार दीजिए, मौलिक बनाइए उसे। एक्सेलसियर स्टूडियो से करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।